अ, नमस्कार, शुभ संध्या। अ, आप सभी को विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हमारे साथ में जाने-माने कुशल हार्ट सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी हैं, जो एक कुशल और प्रसिद्ध फोटोग्राफर भी हैं, और भी आपकी बहुत सारी विधाएँ हैं जिसमें आपने महारत हासिल की है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज संध्या में आप हमारे साथ में हैं। और आज हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ए लेजेंडरी ड्रीम आईएमएस बीएचयू, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, जो पूरी दुनिया में अपना एक विशेष स्थान रखता है। उसका एक पूरा दस्तावेज है। और अमूमन ऐसा रहा है, हमेशा से रहा है कि जो चिकित्सा विज्ञान है, वो आम लोगों की बहुत से बहुत दूर रहा है। बस डॉक्टर और पेशेंट का ही रिश्ता रहा है, जो वो चाहे वो ओपीडी में हो, आईसीयू में हो। लेकिन उसके बाहर भी अ, बहुत सारे एक डॉक्टर के आयाम हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है। इस सभी पर बहुत ही बारीकी से आपने अध्ययन किया, रिसर्च किया, और कम से कम मुझे लगता है 5 सालों की आपकी जो मेहनत है, वो इस पुस्तक में समाहित है। तो डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और विश्व फोटोग्राफी दिवस की खासकर आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार मिठाई लाल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने का लिए। और विश्व फोटोग्राफी दिवस पर सभी श्रोताओं को बहुत-बहुत बधाई। आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छी-अच्छी तस्वीरें लेंगे अपने चारों ओर की, और उससे अपना भी मन को खुश करेंगे, और जो देखेंगे उनका भी मन खुश होगा। तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई फिर से। और विश्व फोटोग्राफी दिवस सिर्फ आज के लिए ना मनाएं। फोटोग्राफी ऐसी चीज है, इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। और जो अपने चारों ओर जो चीजें हो रही हैं, जो पल हैं, उन पलों को फोटोग्राफ्स में कैद करते चलें, क्योंकि जितना समय बीतता जाएगा वो फोटोग्राफ्स आपके लिए उतनी ही मधुर और उतनी ही सुंदर होती जाएंगी। बिल्कुल मिठाई लाल जी, आप। और मैं इस पुस्तक पे बात करूं, ए लेजेंडरी ड्रीम पे, उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप एक हार्ट सर्जन हैं, और आपने लगभग 2000 के आसपास में सर्जरीज की है। लेकिन उसके साथ में कैसे आपको संभव हो पाता है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले, लगभग 2-3 साल पहले, आपकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी। एक कॉफी टेबल बुक है वो, और उसमें लगभग 1000 फोटोग्राफ्स हैं पूरे भारत से, और वो आपकी लगभग 25 सालों की यात्रा उसमें समाहित है, इटर्नल रिफ्लेक्शन के नाम से। तो आज फोटोग्राफी, विश्व फोटोग्राफी दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने और देखने वालों को? ये कैसे संभव हो पाता है, इतना कठिन कार्य? नहीं ये ऐसा है मिठाई लाल जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ। ये तो सब कुछ माने हम लोग सिर्फ एक माध्यम होते हैं, और एक हम लोग के थ्रू हो जाता है। मैं इसको वैसे वैसे मानता हूँ और वैसे समझता हूँ कि करने वाला तो कोई और है, हम लोग एक माध्यम बन जाते हैं। उसकी एक इच्छा है कि ये चीज होनी है, तो वो किसी एक को माध्यम बनाता है कि उसके माध्यम से ये चीज हो जाए, है ना। और सब एक सामूहिक प्रयास भी होता है। कोई एक चीज होने के पीछे बहुत सारी चीजें रहती हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये चीज की या उसने ये चीज की, बट असल में एक बहुत बड़ा वातावरण होता है। एक जिसको कहें ना कि हमें जो दिखता है उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। तो कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक, जरूर एक ऑथर, एक लेखक फ्रंट में होता है, सामने होता है, और वो उसके माध्यम से हुई किताब होती है। लेकिन उस लेखक के पीछे बहुत सारी घटित हुई चीजें होती हैं, बहुत सारी और लोग होते हैं, जिसके कारण से वो चीज सामने आ पाती है, वो किताब का रूप ले पाती है वो चीज। तो बस माने आपके दिल में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ कुछ होना है, कुछ करना है। अगर दिल में वो इच्छा है स्ट्रांग कि हाँ ये काम मुझे करना है या ये चीज मुझे करनी है, तो फिर ऊपर वाला और सारी परिस्थितियां भी पूरा सहयोग देती हैं कि वो चीज हो जाए। बिल्कुल। और आपका मानना भी है कि जो कला और विज्ञान है, उसकी जड़ें
बहुत ही गहराई में जब आप जाएंगे तो एक है, आप भी जब सर्जरी करते हैं तो उसमें भी आपकी कलाकारी चलती है, आपके हाथों का कमाल होता है, भावों का कमाल होता है। और जब हम चित्र बनाते हैं तब भी हमें उसकी उसके मनोविज्ञान में जाना पड़ता है, किसी भी विषय के मनोविज्ञान में जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल। दोनों चीजों को समाहित करके चलते हैं और संयोजित तरीके से चलना ही एक जीवन है, एक जीवन शैली है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब IMS BHU A Legendary Dream पे। ये एक ऐसी किताब है, मैंने पलटा और इसमें लगभग 550 पेजेस हैं। और मुझे सबसे जो खास बात लगी, हमने भी बहुत सारी किताबें देखी हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी में, लेकिन अभी तक चिकित्सा विज्ञान में और खासकर भारत में ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी कि आप किसी डॉक्टर्स के पूरे जीवन को देख पाए। इसमें जब बच्चा MBBS में आता है तब से लेकर के, और एक डॉक्टर, और उसके बाद में फिर हॉस्पिटल की कैसी जिंदगी होती है, पेशेंट के साथ कैसा रिश्ता होता है, ऑपरेशन थिएटर की क्या कहानी होती है, ये सब सभी तमाम फोटोग्राफ्स के माध्यम से दर्शाए गए हैं। उसके बारे में फिर कुछ डिटेल्स भी लिखे गए हैं। तो आप बताइए कि आपको कब महसूस हुआ कि एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए? क्योंकि मैं देखा कि अगर आम जन हैं, उनके मन में एक भ्रांति रहती है कि ठीक है, डॉक्टर्स की जिंदगी कैसी होगी, क्या होगी। कुछ डॉक्टर उनके सामने अप्रन पहनकर स्टेथोस्कोपी के साथ में ही दिखते हैं और फिर चले जाते हैं। हालांकि उनके मन में भाव तो होते हैं, लेकिन अलग से देखा जाए कैसे कैसे एक डॉक्टर्स की जिंदगी को देखा जाए, तो इसके बारे में आपने जाहिर सी बात है गहन अध्ययन किया होगा, लेकिन कब आपके मन में ये विचार आया? कहना तो बहुत मुश्किल है मिठाई लाल, की विचार कब आया होगा, इसका बीज कब पड़ा होगा। जैसा उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि अवचेतन में बहुत से बीज पड़ जाते हैं, हम लोग को ख्याल नहीं होता। लेकिन जब मैं सोचता हूँ, हाँ, डॉक्टर की एक चिकित्सक की जिंदगी बहुत व्यापक होती है, बहुत व्यापक होती है। शायद किसी भी पेशे में लोगों की जिंदगी बहुत व्यापक होती है, अनंत होती है। जब हम उसकी गहराइयों में जाकर देखें तो वो बहुत कुछ समाये हुए होती हैं। डॉक्टर की जिंदगी, एक चिकित्सक की जिंदगी कुछ खास अलग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है। रोज नित्य ना जाने कितने लोग उसके संपर्क में आते हैं, कितने लोगों के गहराई में जाकर के वो उनकी जिंदगी को भी देख पाता है, उनकी जिंदगी के वो पहलुओं को नजदीकी से देखता है जो शायद और लोग नहीं देख पाते। तो बहुत व्यापक जिंदगी है, बहुत कुछ उस जिंदगी में डॉक्टर देखता है। जीवन और मरण के जो निर्णय होते हैं वो उसको बहुत बार अपनी जिंदगी में दूसरों के लोगों के लिए उसको एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत गंभीर फैसला होता है ये। तो ये सब करते हुए एक चिकित्सक की जिंदगी में बहुत से आयाम हो जाते हैं। मैंने भी खुद उस जिंदगी को जिया है लगभग पिछले 30 सालों से। अपने गुरुजनों को देखा, अब अपने शिष्यों को देख रहा हूँ, अपने साथ वालों को देख रहा हूँ। तो इन सब को देखते हुए मैं कहूँगा कि ईश्वर ने एक बहुत ही व्यापक, जिसको कहते हैं ना कि चीजें देखने का मौका दिया मुझे। एक और वो सिर्फ साधारण चीजें नहीं थी, वो चीजें लोगों के जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वो चीजें थी। तो जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो आपको माने इसको कहें ना कि बहुत सारी चीजें आपके दिल और दिमाग में इनपुट हो रही होती हैं। और जब मैं उनको देखता था तो मुझे लगता था कि ये सारी बातें जो एक चिकित्सक अपनी जिंदगी में देखता है, वो सारी बातें उस तरीके से आम आदमी के बीच में नहीं जाती है। आम आदमी जो है, ठीक है, वो किसी भी ब्रांच की या किसी भी पेशे की गहराई को वो नहीं देख सकता अगर वो उस पेशे का नहीं है। फिर भी मेरे मन में एक अंदर ख्याल आता था कि क्यों नहीं हम लोग, जो एक चिकित्सक की जिंदगी होती है, एक अस्पताल के पीछे जो काम होते हैं, अस्पताल में जो डिफरेंट इतनी सारी चीजें घटित होती हैं, उसको एक पुस्तक के रूप में लेकर के आम आदमी के बीच में भी हम लोग जाएं। तो हालांकि ये जो पुस्तक है इसमें लगभग 2500 से ज्यादा चित्र हैं और 550 पेज हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक चिकित्सक और एक अस्पताल की जो जिंदगी होती है, ये उसका शायद जैसे वो आइसबर्ग का टिप होता है ना, ये उसका सिर्फ एक झलक मात्र है, ये उसकी एक झलक मात्र है। तो और उसके अलावा भी इस पुस्तक की मुझे लगता था कि एक जरूरत शायद इसलिए भी है कि इस काल में जो चिकित्सा विज्ञान का जो रूप है, जो प्रारूप है, जो एक चीजें चिकित्सा विज्ञान की इस काल में
जिस हिसाब से उसका एक ढांचा है, उसको भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करने की जरूरत थी, कि वो भी एक किताब के माध्यम से वो एक चीज डॉक्यूमेंट हो जाए, कि जैसे आज से 10, 20, 25 साल, 50 साल बाद अगर लोग देखना चाहें कि उस काल में चिकित्सा विज्ञान का क्या रूप था, तो वो उसको रिफर कर पाए। तो इस तरह की किताबें एक प्रकार से उस चीजों को भी डॉक्यूमेंट करती हैं। और तीसरा जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वो अपने आप में कितना प्रतिष्ठित, एक इतना माने सेवा का है, कितना महान, जिसको कहा जाए कि एक स्तंभ है, और इतनी सदियों से, इतने दशकों से वो लोगों को कितनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, किसी भी बड़े वृक्ष या बड़े परिवार के में कई सारी त्रुटियां भी होती हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर इसको एक व्यापक स्तर से देखा जाए तो बहुत सारी सेवाएं आम आदमी को मिली हैं। कितने सारे विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके आज पूरी दुनिया में अपनी चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं, कितनी नर्सेज यहाँ से पढ़ के गई होंगी। माने इसका अगर रूप देखें तो बहुत व्यापक है, जो प्रभाव इसने पूरे दुनिया में डाला है। हिंदुस्तान में और दुनिया में जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान का जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है। तो उस प्रभाव को भी, उस चीज को भी, उसके जो इतिहास है उसको भी इस किताब के रूप से, के माध्यम से मन में था कि हम लोगों तक ले जा पाए। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब की किसी भी छात्र के लिए अपने विश्वविद्यालय, अपने संस्थान की जो यादें होती हैं, उसका जो इतिहास होता है, उसको संजो कर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और वो चीजें जीवन भर रहती हैं। वो तमाम यादें होती हैं, कैंटीन की यादें हो, या वो क्लासेस की यादें हो, मित्रों की यादें हो, बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं। तो इसको देखते हुए उन सब चीजों की याद आती है, और सभी को याद आएगी। आपका ये प्रयास है। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसका जो नाम है, ए लेजेंडरी ड्रीम, तो नाम पे भी काफी कुछ हुआ होगा, डिस्कस हुई होगी, बहुत सारे नाम जहन में आए होंगे, जैसा कि अमूमन होता है। तो क्यों आपने ये नाम रखा, ए लेजेंडरी ड्रीम? IMSBHU तो ठीक है, टाइटल है, बट लेजेंडरी शब्द का क्या तात्पर्य रहा, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, ये जो इसका हम लोगों ने जो नाम सोचा ना मिठाई लाल, इसके बारे में हम लोगों ने कई दिनों तक, माने जब ये बुक बनाने का मन में विचार आने लगा था, और ये विचार धीमे धीमे थोड़ा रूप ले रहा था, 2017 की बात है। तो 2017 में हम लोग बहुत दिनों तक इसके बारे में सोचते रहे कि क्या नाम होना चाहिए इस पुस्तक का। चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कोई भी जो संस्थान होते हैं, वो किसी ना किसी का सपना होते हैं। किसी के मन में वो विचार शुरू में आया होगा, धीमे धीमे वो बीज से पौधा बना होगा, पौधे से उसने वृक्ष का रूप लिया। तो वो जो सपना था, अगर हम चिकित्सा विज्ञान संस्थान की इतिहास को देखें तो 2019 में जो ऐसा इतिहास जब हम लोगों ने ढूंढा इसके बारे में कि कहाँ से ये बीज उपजा होगा, कहाँ से ये बीज पड़ा होगा इस संस्थान का, तो इतिहास में हम लोगों ने पाया कि 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जो नागपुर में हो रहा था, उसमें कांग्रेस के अधिवेशन में ये बात हुई कि जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है, जो कि भारत में तेजी से प्रसार हो रही है, और उसमें जो मेडिकल कॉलेजेस भी नए बन रहे हैं, उसमें जो वेस्टर्न मेडिसिन है, जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसकी पढ़ाई हो रही है, और आयुर्वेद बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। तो लोगों ने, क्योंकि मालवीय जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे और उस समय उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो लोगों ने ये विचार रखा कि ठीक है मालवीय जी, आप अगर अपने विश्वविद्यालय में इस तरह से कोई शिक्षा की, चिकित्सा के शिक्षा की प्रणाली चालू कर सकें, तो वहां से वो एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, और वो प्रस्ताव मालवीय जी को सौंपा गया उसको अंजाम देने के लिए। और फिर वहां से मालवीय जी ने डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की। 1921 या 22 का समय था जब संस्कृत और धर्म विज्ञान संकाय में डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना हुई थी। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस पुस्तक में, इतिहास में शुरू में जो इसका चैप्टर है स्टोरी ऑफ IMS, उसमें ये सारी बातें हैं, और आज लगभग उन चीजों को लगभग 100 साल होने आए हैं। तो ये एक ड्रीम रहा होगा जो उस वक्त के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के 100 साल बाद इतना बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा, पर ये अपने आप में एक लेजेंडरी ड्रीम था।
तो इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सालों तक चर्चा, मतलब कई महीनों तक चर्चा की कि क्या नाम होना चाहिए। हमारे साथ कई छात्र और छात्राएं थी, उन लोग से भी हम लोग पूछते रहते थे, मैं हमेशा उनके साथ डिस्कस करता था। कभी कोई नाम दिमाग में आता था, मन में IMS BHU तो जरूर था, लेकिन उसके आगे क्या रखना चाहिए इस पे सोचते थे। फिर यही लगा कि क्यों नहीं हम लोग लेजेंडरी ड्रीम नाम रखते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से अपने आप में कि ऐसा सपना था जिससे ना जाने दुनिया में कितने सारे नक्शे बदले, कितनी सारी चीजें बदली आने वाले काल में 100 साल की यात्रा के दौरान। तो ये नाम वहां से आया। बिल्कुल। ऐसी महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आती हैं जब उस पर अध्ययन होता है, और हमें लग रहा है कि खासकर हमारे देश में किसी भी संस्था के पीछे क्या इतिहास रहा है उस पर बहुत अध्ययन कम हुए, और अगर हुए भी तो उनका प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यार्थियों के सामने नहीं होता है। और इसका होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम अपना इतिहास जानते हैं और वो भी गौरवशाली इतिहास जानते हैं, तो हमारे मन में एक आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान की भावना जागृत होती है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो दुनिया का सबसे अनूठा विश्वविद्यालय है जहाँ पे ऐसे चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। और आपने कहा कि 1919 में इसकी नींव पड़ी थी नागपुर में, कांग्रेस का जो महाधिवेशन हुआ था, और मालवीय जी उससे हमेशा जुड़े रहे। और इस किताब को मैं पलट रहा था, तो इस किताब को डॉक्टर साहब 5 अध्याय में बांटा गया है। तो आप बताएं कि आप किस किस वर्गीकरण में इसको कैसे वर्गीकरण किए और किस अध्याय में क्या रखते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, ये इस किताब को जब हम लोग देखते हैं तो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि इसको हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है। इसका जो पहला अध्याय है वो है स्टोरी ऑफ IMS। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें चिकित्सा विज्ञान संस्थान का बीज की जो सोच है, कैसे इसको मैंने 1919 में जो एक बीज इसका डाला गया, वहां से लेकर के आज तक की इसकी जो यात्रा रही है लगभग 100 सालों की, तो उस चिकित्सा विज्ञान संस्थान के बारे में, उसकी हिस्ट्री, कैसे कैसे लोगों ने उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जो हमारे, जिनको हम लोग फाउंडर डायरेक्टर भी मानते हैं, पहले चिकित्सा विज्ञान संस्थान एक्चुअली संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट नहीं था, वो उसके पहले कॉलेज की तरह, उसको कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, और उसके पहले इसका और दूसरे नाम थे। माने धीमे धीमे 100 साल में इसके कई रूप बदले। इसके जो कोर्सेज जो ये जहाँ जो ये होते थे यहाँ पर, उसके कई रूप बदले। बहुत से लोग आए यहाँ पे, उन्होंने अपना योगदान दिया, चीजों को आगे बढ़ाया, फिर वो गए, फिर दूसरे आए, उन्होंने कुछ और योगदान दिया, चीजें और आगे बढ़ी। तो इस तरीके से जो पूरी यात्रा है चिकित्सा विज्ञान संस्थान की, वो इस स्टोरी ऑफ IMS वाले चैप्टर में समाहित है। उसके बाद फिर टेल ऑफ व्हाइट कोट है। तो ये टेल ऑफ व्हाइट कोट काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये लगभग 250 पन्ने का चैप्टर है, 250 पन्नों में ये पूरा चैप्टर है। और इसमें हमारे चिकित्सा विज्ञान संस्थान की एक खासियत है कि हमारे यहाँ पे एलोपैथिक सिस्टम की पढ़ाई भी होती है, आयुर्वेद सिस्टम की भी होती है, डेंटल साइंसेज भी हैं, दंत चिकित्सा की पढ़ाई भी होती है, और साथ में नर्सिंग कॉलेज भी है। तो टेल ऑफ व्हाइट कोट में एक्चुअली हम लोगों ने जो ये विभिन्न जो अलग अलग पढ़ाई की जो स्ट्रीम्स हैं, इनमें कैसे पढ़ाई करते हैं एक छात्र जो कक्षा 12 के बाद में मेडिकल की दुनिया में आता है, और वहां से फिर उसका अगर एलोपैथी में देखें तो MBBS करता है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप में आता है, 1 साल उसकी इंटर्नशिप होती है, फिर MD MS की पढ़ाई करता है। MD MS 3 साल का होता है। उसके बाद में फिर वो DM MCH में जाता है, जो कि 3 साल का होता है अगर वो सुपर स्पेशलिटी करता है तो। ये जो पूरी उसकी 12 से 15 साल लगभग लगते हैं इस पूरी पढ़ाई की यात्रा के दौरान। तो इस दौरान उसके क्या क्या पड़ाव आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स वो पढ़ता है, उसकी जिंदगी में और क्या क्या होता है, क्या क्या एग्जाम्स देते हैं, ये सारी चीजों को बहुत डिटेल से हम लोगों ने फोटोग्राफ्स और कुछ उसके साथ में जो टेक्स्ट है उसके माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो टेल ऑफ व्हाइट कोट वो चैप्टर है जिसमें कि जो छात्र एलोपैथी में, आयुर्वेद में या डेंटल कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, उनके छात्र जीवन कैसा होता है, उनकी कहानी क्या है भाई डॉक्टर बनने की, तो वो सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ IMS एक चैप्टर है। ग्लिम्पसेस ऑफ IMS में हम लोगों ने
जो IMS की जैसे ये एक प्रकार से गाइडेड टूर है, कंडक्टेड टूर है IMS का। इसमें अगर आप जाएंगे इस चैप्टर में तो ये लगभग 125 पन्ने हैं इस चैप्टर में, और इसमें हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान संस्थान की जो खास खास चीजें हैं, जो खास खास बातें हैं यहाँ पर, उन सब को हम लोगों ने इसमें दर्शाया है इस चिकित्सा विज्ञान संस्थान में, ग्लिम्पसेस ऑफ IMS में। तो अगर इसको आप देखेंगे तो आपको विभिन्न विभागों की, जैसे चिकित्सा विज्ञान संस्थान में लगभग 70 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे 3 फैकल्टीज हैं, फैकल्टी मेंबर्स, मतलब मैं एग्जैक्ट संख्या तो अभी नहीं बता पा रहा हूँ, बट लगभग 500 के करीब हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं। अभी और इंटरव्यूज हो रहे हैं तो और भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही व्यापक है, अपने आप में एक छोटा सा शहर है चिकित्सा विज्ञान संस्थान। लगभग 2500 स्टूडेंट्स हैं, तो 2500 स्टूडेंट्स माने अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। और उसके अलावा तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो ग्लिम्पसेस ऑफ IMS वाला चैप्टर है उस चैप्टर में दर्शाई है। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ IMS के बाद में जो एक चैप्टर आता है वो है बिहाइंड द कर्टेन्स। बिहाइंड द कर्टेन्स वाला जो चैप्टर है उसमें एक्चुअली देखिए, जब हम लोग अस्पताल जाते हैं, मेडिकल कॉलेज को देखते हैं, तो जनरली मन में आता है कि ये डॉक्टर्स, अस्पताल माने डॉक्टर्स और नर्सेस, उसके आगे सोचते हैं तो मतलब अस्पताल माने डॉक्टर्स और नर्सेस, है ना। लेकिन अगर आप किसी अस्पताल को बारीकी से देखेंगे और वहां जाएंगे और कुछ समय गुजारेंगे तो आपको लगेगा कि अस्पताल सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस से नहीं बनता। अस्पताल इतने सारे लोगों से बनता है, इतने डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से बनता है कि एक आपको आश्चर्य लगेगा कि एक जो सामने की जो चीज है उसके भीतर कितना कुछ होता है। जैसे पेड़ ऊपर से जो दिखता है उसकी जड़ें और कितनी गहरी गहरी होती हैं, तो उसके बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं। मैंने कहने का मतलब ये कि हम लोगों का जिस चीज से एक जनरल सामना होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वही चीजें हैं, लेकिन जब गहराई से देखी जाती है तो वहां पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसकी बाउंड होती हैं। तो अस्पताल में भी यही चीज है। बिहाइंड द कर्टेन जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने अस्पताल के उन लोगों के बारे में चर्चा की है जो कि जनरली हम लोगों के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते, मरीजों के या जो अस्पताल में लोग आते हैं। जैसे इसमें जो हमारे पूरा ऑफिस का स्टाफ है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है वो है, फिर उसके अलावा टेक्निकल स्टाफ होता है बहुत बड़ा हॉस्पिटल में, वार्ड बॉयज का स्टाफ होता है, सफाई कर्मचारी होते हैं, अलग अलग अस्पताल में देखेंगे कितने सारे अलग अलग विभाग होते हैं। लॉन्ड्री का अलग होता है, CSSD अलग होता है, कैंटीन्स अलग होती हैं, EWSS होता है, माने इंजीनियर्स होते हैं जो कि वाटर सप्लाई के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के होते हैं, जनरेटर वाले लोग होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स होते हैं, जहाँ OT के सारे इंस्ट्रूमेंट्स और OT के कपड़े वगैरह लॉन्ड्री के धोने के लिए लॉन्ड्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती हैं जहाँ माने आप सोचिए कि अगर किसी अस्पताल में 25 से 30 OTs हैं तो वहाँ कितने धोने का जो हम लोग ड्रेपिंग के लिए यूज करते हैं जो कपड़े वगैरह, उसके अलावा जो गाउन्स वगैरह होते हैं हॉस्पिटल के उनकी धुलाई का काम। तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको लाइन से कई सारी वॉशिंग मशीन लगी हुई दिखाई देंगी। फिर उसके बाद उनको स्टराइल करने का काम होता है, बड़े बड़े ऑटोक्लेव्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं एक अस्पताल में। तो उन सारी चीजों को हम लोगों ने इस टेल ऑफ व्हाइट कोट में दिखाने की कोशिश की है। जैसे हमारे SS हॉस्पिटल में अगर आप देखिए तो लगभग आज करीब 2500 के करीब बेड्स हैं। तो इन 2500 के बेड्स के रख रखाव में, इनके मेंटेनेंस में जो सारे चीजें यूज होती हैं वो हम लोग ने इस टेल ऑफ व्हाइट कोट चैप्टर में दर्शाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद में जो लास्ट चैप्टर है इसका वो है अपना हैप्पी मेडिकोज। माने हैप्पी मेडिकोज जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम बेसिकली इसलिए आया कि देखिए जो मेडिकल की जो लाइन है, जो मेडिकल साइंसेज की, इसमें बहुत प्रेशर होता है, बहुत दबाव होता है, बहुत मानसिक तनाव के थ्रू लोग गुजरते हैं।
चाहे वो छात्र जीवन रहा हो, पढ़ाई का बहुत लोड होता है, जितने सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं उतने सब्जेक्ट शायद किसी और कोर्स में नहीं पढ़ने पड़ते। मेडिकल की पढ़ाई अपने आप में इसीलिए विख्यात है कि इसमें जितना पढ़ाई करनी पड़ती है उतनी किसी में नहीं करनी पड़ती। और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, आपको लगातार बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में भी रहना पड़ता है। उसके कई कारण है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई का भी बहुत दबाव रहता है, परीक्षाओं को क्लियर करने का बहुत दबाव रहता है। उसके बाद जब आप पीजी करने आते हो, जब मरीजों से डायरेक्ट संपर्क होता है, तो उस वक्त जाहिर है अगर कोई मरीज, आपके कितने सारे मरीज आपके अंडर में रहते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे इलाज लेते हैं, तो वो ठीक होकर के जाएं, इसका भी बहुत टेंशन रहता है, बहुत दबाव रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि डॉक्टर की जिंदगी में एक प्रेशर कुकर का एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। तो उन सब से बचना बहुत जरूरी है चिकित्सकों को, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे तो जाहिर सी बात है कि आप खुशियों को बांट कैसे पाओगे, आप दूसरों को खुश नहीं रख पाओगे। तो हैप्पी मेडिकोज जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि एक डॉक्टर की लाइफ में उसका खुश रहना कितना जरूरी है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसकी लाइफ में जिससे कि वो एक बैलेंस्ड लाइफ जिए, माने अपने प्रोफेशन और अपनी जो उसकी हॉबीज हैं, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको कैसे बैलेंस करके वो जिए। क्योंकि यदि वो बैलेंस्ड लाइफ नहीं जिएगा तो फिर वो बहुत जल्दी, जिसको कहते हैं ना कि अपने काम से थक जाएगा और या फिर अपने काम को नापसंद करने लगेगा। और अगर वो स्थिति आएगी तो फिर वो कभी भी अपने मरीजों को अच्छा इलाज प्रदान नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर्स के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि बैलेंस्ड लाइफ वो अपने सिर्फ अपने छात्रकाल में ही नहीं, अपने छात्रकाल के बाद अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको जिए। तो ये 5 चैप्टर्स हैं इस किताब में। जी हाँ, यकीनन। और हमारे जो सुनने वाले हैं और जो मेडिकल फील्ड के हैं उनके लिए तो ये उपयोगी है ही, उसके साथ साथ में जो आम जन है उनको भी समझनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने देश और इसकी गतिविधियों को हर किसी व्यक्ति को समझना चाहिए। और उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आसान होती हैं। जब हम एक दूसरे के काम को समझते हैं तो उसमें जो बैरियर्स आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और चीजें और इजी वे में आगे बढ़ने लगती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आप जिस चीज से जितना भी अनजान रहते हैं वो आपके लिए उतना ही मुश्किल होता है और आपके लिए उतना ही अनजान होता है और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपने बताया। तो एक और सवाल मन में आ रहा है डॉक्टर साहब कि इसमें इतने सारे जो आपने ग्लिम्पसेस डाले हैं, तो उसमें एक जो विशेष कर बात आई है उसमें मुझे लगा बहुत सारे ओटी के सीन्स हैं, इसमें दृश्य है। तो वहां पे जब एक डॉक्टर, खासकर हम लोगों ने भी फील किया कि जब एक डॉक्टर ओटी में होता है और ओटी से जब वो निकलता है तो जो पेशेंट होते हैं, उसके जो परिवार के लोग होते हैं, उनके लिए उस डॉक्टर का एक शब्द जो है वो भगवान के भी शब्द से ज्यादा अधिक प्रासंगिक होता है, उस समय रिलेवेंस रखता है। और मैंने देखा है कि अगर हम गहराई से देखें तो दुनिया का जो सबसे गहरा रिश्ता है वो है एक डॉक्टर और एक पेशेंट का है। दुनिया का आप देखिए, भले ही हम इस चीजों को नहीं समझ पाते हैं या जिस चीज को समझ नहीं पाते हैं उस पर हम बहुत जल्दी बोल भी देते हैं, लेकिन हम जिसे महसूस करते हैं उस पर वहां हमारे शब्द जो है वो नगण्य हो जाते हैं और हमारे मन में भाव चलने लगते हैं। तो मैंने देखा है कि और एक पेशेंट भी अपने शरीर को जो छूने नहीं देता है वो सौंप देता है डॉक्टर्स को कि आप ले जाइए जो भी आपको चीर फाड़ करना है। और खासकर आप हार्ट को पूरा खोल देते हैं, उसकी गहराई में चले जाते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड कहा जाता है कि समाहित है। तो ये जो रिश्ता है उस रिश्ते में क्या आपको कमी लग रही है कि कौन सा वो पार्ट है जिसको आम लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है? हालांकि कई बार ये फायदे होते, ठीक है, डॉक्टर को एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाता है, लेकिन उससे कहीं अधिक उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। डॉक्टर पे बहुत सारी ब्लेम लगा दिए जाते हैं, बहुत सारी। और खासकर फिल्में भी जो है वो भारत में भी बनी, जैसा आपसे बातचीत हो रही थी, जो फिल्मों में भी काम हुआ या किताबों पे भी जो काम हुआ वो एक नेगेटिव पक्ष को भी दर्शाया गया या वो जो रियलिटी है उसको नहीं दर्शाया गया। वो जैसी भी है उसकी जो हकीकत है उस तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें भी काम कर रही है किताब। तो आम जन और डॉक्टर्स का जो अंतर संबंध है, जो कोलैबोरेशन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, देखिए ये बहुत ही व्यापक चर्चा का विषय है। जी। अ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो चिकित्सक और मरीज के बीच का जो रिश्ता है, उसमें जो सबसे मजबूत चीज होती है वो विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में इस रिश्ते में से विश्वास बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। और इस विश्वास खत्म होते विश्वास के असर में बहुत सारे कारण हैं। आपको आवाज आ रही है मिठाई लाल? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये विश्वास जो आप पूछ रहे थे डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये जो विश्वास की कमी है दोनों पक्षों के बीच में, वो आज एक धीमे धीमे बहुत विकराल समस्या बनती जा रही है। अब इस समस्या को सुलझाने की पहल दोनों ही तरफ से होनी चाहिए। सिर्फ ये कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि चिकित्सा विज्ञान पूरी तरह से भ्रष्टाचार से घिर गया है या उसमें अब कुछ भी अच्छाई नहीं रही है। ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये भी कहना कि हर बार मरीजों की गलती होती है, उनकी गलती से वो समझते नहीं है, या मीडिया और प्रेस उनको बहुत जिसको कहें कि भड़का देता है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जब भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसमें दोनों ही पक्षों को बैठ करके समझने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ हमारे में त्रुटियां हैं, ऐसी क्या त्रुटियां आई जिसकी वजह से ये स्थितियां पैदा पैदा हो गई हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो कमी हुई है वो है विश्वास की, वो है एक दूसरे के प्रति आस्था और विश्वास की। वो बहुत तेजी से चिकित्सा विज्ञान से अब लुप्त होता जा रहा है। समाज में आती हुई जो एक गिरावट है, मूल्यों की जो गिरावट है, वो इस चिकित्सा विज्ञान में भी अब देखने को मिलती है। एक एक डॉक्टर के बारे में, जैसा शुरू में तुम बोल रहे थे कि एक दूसरे के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है, उससे भी हम लोग एक दूसरे के पेशे को ज्यादा रेस्पेक्ट से देखते हैं, ज्यादा इज्जत से देखते हैं, उसको समझते जब हैं तब। तो ये बात भी सच है कि चिकित्सा विज्ञान ने अपनी जिंदगी को या अपने डॉक्टर्स की लाइफ को, या जो कड़ी मेहनत एक चिकित्सक करते हैं, जो डॉक्टर्स करते हैं, उसको बहुत माने इसको कहते हैं ना कि पोर्ट्रे नहीं हो पाया, वो अच्छे से पब्लिक में वो चीजें जा नहीं पाई। मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक नहीं लिखा डॉक्टर्स की लाइफ पे। जो फिल्म्स हैं अपनी, जो अपने यहाँ इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। लेकिन यदि मैं सोचूं कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, माने सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लोग कहते हैं कि माने अगर जैसे शरीर अगर स्वस्थ है तो आपके पास सब कुछ है ना? जान है तो जहान है। मतलब हेल्थ से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य जो है वो सोना है आपके लिए, है ना? वो ग्रेटेस्ट वेल्थ है। बट उसके ऊपर भी जो आपकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है, उसके ऊपर भी आप मुझे बताओ कि हिंदुस्तान में कितनी अच्छी पिक्चरें बनी है हेल्थ के ऊपर, जिसमें कि एक डॉक्टर की जिंदगी को अच्छे तरीके से दिखाया गया हो, वो कैसे बनता है, उसकी क्या लाइफ होती है, वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में, कितनी वो मेहनत करता है, कैसे अस्पतालों में उसके रात दिन गुजरते हैं, कैसे उसके सेक्रीफाइसेस होते हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी भूल करके अपने परिवार की, अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करता हुआ दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करता है। और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये हर दिन की कहानी है उसकी जिंदगी में। हर दिन ना जाने वो कितनी मौतें देखता है, कितने लोगों को बताता है, कितने परिवार वालों से मिलता है, कितनों को अच्छी खबर देता है, कितनों के आगे कहता है कि अब ईश्वर ही सहारा है। ये बात बोलना आसान नहीं है। आप कभी सोच करके देखिए कि यदि आपको जा करके किसी परिवार वाले को ये बताना हो कि अब तुम्हारा परिवार का चिराग अब नहीं बच सकता, या अब तुमको किसी की वाइफ को ये बोलना हो कि अब तुम्हारा हस्बैंड अंतिम सांसें ले रहा है या वो मर गया, जो आपको डिक्लेयर करना होता है कि डेथ हो गई है। तो ये सारे मूवमेंट्स, ये सारी चीजें आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, तब जाकर के आप इन सब चीजों को कर पाते हो।
लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है। अब ठीक है, तुम तो कलाकार हो, तुम हमारे साथ कई दिनों से तुम अस्पताल को देख रहे हो, हमारे साथ रहते हुए तुमने, और तुम्हारी सेंसिटिविटी है, तुम चीजों को समझे हो। लेकिन मैंने महसूस किया है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चिकित्सा विज्ञान संस्थान की गहराइयों को नहीं समझ पाते, वो उसको नहीं समझ पाते। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उस दुर्भाग्य का और इसकी वजह से मुझे लगता है कि कई बार जो डॉक्टर्स की जो रियल माने जो एक रेस्पेक्ट होना चाहिए इस प्रोफेशन के लिए, वो रेस्पेक्ट का कम होने के पीछे ये भी एक कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कारण है, कारण बहुत सारे हैं। चिकित्सा विज्ञान संस्थान में भी अपने आप कई सारी त्रुटियां आई, कई सारी खराबियां आई समय के साथ। उनको अगर हम लोग दूर नहीं करेंगे, और वो हम लोग का ही फर्ज है, वो चिकित्सकों का ही फर्ज है कि जो उनके अंदर खराबियां आ रही हैं उसको वो दूर करें। उसके लिए अपनी संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है कि चिकित्सा के जो पेशे के अंदर खराबियां हैं उनको हटाई जाए, उनको खत्म किया जाए, ताकि वो विश्वास और वो आस्था वापस से पैदा हो सके। वो सब तो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बाद भी जब मैं देखता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, या मेरी भी जो छात्र की जो जिंदगी थी वो लगभग 15 साल की थी। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने छात्र की अपने रेसिडेंट लाइफ में, अपने एमबीबीएस की लाइफ में, उसके बाद पीजी, उसके बाद एमडीएमएस में या फिर डीएमएमसीएच में किस तरीके से अपनी रातें गुजारी हैं, दिन गुजारे हैं, कैसे कैसे अस्पताल में हम लोग रात रात भर जगते थे। और ये एक दो दिन नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, दिनों दिन ये सिलसिला चलता था। कितनी बार खाना नसीब नहीं होता था, दिन का खाना रात में खाते थे, रात का खाना नसीब ही नहीं होता था, ना जाने कितनी रातें ऐसे गुजरी हैं। पर ये चीजें नहीं पता। और सिर्फ यही नहीं कि डॉक्टर को सिर्फ यही काम करना होता है, उसके अलावा भी कितना और तरह के काम रहते हैं। आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, आपके ऊपर मरीजों की जान का प्रेशर, आपके ऊपर मरीजों की भीड़ का प्रेशर, आए दिन कितनी बार मारपीट होती है उसका प्रेशर, कितने कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट कचहरी का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर। उसके अलावा आपके जो इसके अलावा के काम होते हैं जब आप फैकल्टी के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उसका प्रेशर, कितनी सारी मीटिंग्स, एग्जाम्स कंडक्ट कराना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अपने नियम कानून को पालन कराना, माने अनंत है ये सारी की सारी चीजें। परचेज प्रोसीजर्स, चीजों को खरीदना, चीजों को कंडेम करना, सारी चीजों में डॉक्टर्स की लाइफ जो होती है बहुत अलग अलग डायमेंशंस उसमें हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को बहुत जरूरी है कि पब्लिक तक भी लाया जाए, पब्लिक भी इस प्रोफेशन को एक रेस्पेक्ट से देखे। ठीक है, हम लोगों को कंडक्ट अच्छा करना बहुत जरूरी है जिससे कि अपने आप रेस्पेक्ट पैदा हो, लेकिन फिर भी ये प्रोफेशन क्या है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जरूरी है कि इसके ऊपर कुछ अच्छी फिल्में भी बने, जो हमारे अच्छी माने इतनी बढ़िया फिल्म इंडस्ट्री भी है, एक से एक बढ़िया फिल्में और कितने मुद्दों पे बनाई हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि फिल्मों में भी काम होना बहुत जरूरी है। जब मैं वेस्ट में देखता हूँ, हॉलीवुड में या वेस्ट में और फिल्मों में, वहां पर भी मैं मतलब यूरोप की भी मैंने कुछ, इटली वगैरह की मूवीज देखी हैं, साउथ अमेरिका में कुछ मूवीज बहुत अच्छी बनी है, अमेरिका में तो बनी है, जो कि डॉक्टर्स के अचीवमेंट्स में जो पॉजिटिव साइड है, जो चिकित्सा विज्ञान का जो पॉजिटिव साइड है, जो उसमें जो माने सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट नहीं दिखाना, पॉजिटिव एलिमेंट भी, उसमें जो अच्छाइयां हैं उनके ऊपर वैसी बहुत सी अच्छी अच्छी मूवीज बनी है। उन मूवीज को जब हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे ही तो अस्पताल होते हैं, ऐसी तो चीजें होती हैं। पर अपने यहाँ कैसे मूवीज में अस्पतालों को दिखाया, डॉक्टर्स को कैसे दिखाया, अपने यहाँ पे अस्पतालों को कैसे दिखाया? या तो डॉक्टर के नाम पे अरे सो जाओ नहीं तो वो इंजेक्शन लगा देगा। अरे ये थोड़ी होता है, बिल्कुल सो जाओ बच्चों को भी, सब बच्चों को डराते हैं, अरे डॉक्टर है मतलब इंजेक्शन लेकर के आया, कैसा कैसा मजाक में दिखाते हैं। ये सब गलत है, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। या फिर अब आप देखो एक ओटी का दिखा देंगे तो एक हरा रंग का पर्दा लगा है, ऊपर लाल रंग की बत्ती जल रही है, हरा रंग का पर्दा लगा है, ये ओटी हो गया। तो जब आम आदमी ये सारी चीजें देखता है तो उसको लगता है कई बार कि ऐसे ही होता होगा, ये चीजें ऐसे ही होती होंगी, जबकि वो चीजें कितने उसके बियॉन्ड है। तो इस पे मुझे लगता है कि काम अपने होने चाहिए। यहाँ पे भी काम होने की जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर। और मुझे लगता है कि सच में एक डॉक्टर जो है वो, उसको हम भगवान तो मानते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार करीब से भी देखा है कि आप लोग भी बहुत चिंतित होते हैं। और कई बार जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है या वो बहुत ही खतरे में होता है, तो आप लोग भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप उसको बचाइए। तो ये अपना जो पेशेंट होता है वो, उससे एक जो भावनात्मक आपका रिश्ता जुड़ता है, उसके परिवार से रिश्ता जुड़ता है, वो बहुत ही विशेष होता है।
और इस बात को हम सभी को समझना होगा। और जब हम समझ पाएंगे तभी चीजें जो है वो सहज तरीके से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगी। बहुत ही खास और हमें खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से इसमें जुड़े हैं, देख रहे हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर विधि नागर मैम जुड़ी हैं, जो जानी मानी डांसर हैं। विनय वर्मा जी हैं, शशि मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर आप हैं हिंदी विभाग से। गुड्डू अम्मा जी हैं जो अमेरिका शिकागो से देख रही हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा गुरु जी हैं जो कला इतिहासकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। और अनुभा श्रीवास्तव हैं, प्रेरणा बत्रा जी हैं, अभिजीत शाह जी हैं। इसके साथ में और बहुत सारे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं जो कार्यक्रम के बाद सर हम लोग देखेंगे और बात करेंगे। अब मैं एक पेंटिंग आपको दिखाना चाहता हूं जो इस कवर पे है, और ये एक ओटी का दृश्य है। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं भी इसका पार्ट हूँ। ये पेंटिंग को मैंने बनाया था और इस पे भी बहुत सारा हम लोगों का डिस्कशन चला था कि कैसे हो। और शुरू में भी मुझे बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी लग रही थी कि 100 वर्षों की यात्रा पर आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपकी टीम लगी थी रात दिन, तो उस पर जो पेंटिंग हो वो कैसी हो। और कवर, क्योंकि कवर बहुत महत्वपूर्ण होता है और किताब का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कवर पे दिखलाई पड़ता है। कोई भी किताब आप ले लीजिए तो कवर ही लोगों अट्रैक्ट करता है शुरू में। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे इस तरह के कि क्या होंगे, और मुझे भी बहुत दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन आप हमेशा प्रेरित करते थे और एक कवर बन के आई। उसके साथ में हर पेज की अपनी एक कहानी है, हर फोटोग्राफ्स की अपनी कहानी है। कितनी मुश्किलें आई, कितने लोगों का सहयोग रहा, फाइनेंशियल भी बहुत सारे बैरियर्स आए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किताब एक जो लेजेंडरी ड्रीम है उसकी यात्रा कैसी रही, और आज जब सामने है तो लोगों को तो इसका सुंदर रूप दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत कैसी रही, इसके बारे में कुछ आप साझा करें। हाँ, ये तो मिठाई लाल, ये जो तुमने चित्र बनाया है, जो इसका कवर पेज बना, ये अपने आप में वाकई बहुत ही अद्भुत कलाकारी है तुम्हारी। और तुम्हारे को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी कि तुमने इतनी मेहनत से जो चीज हम लोग चाह रहे थे, जो सोच रहे थे, वो इस पे उतारे तुम। अब इस चित्र को, मतलब मन में ये हमेशा से था कि फ्रंट पेज पे फोटोग्राफ नहीं करेंगे। फोटोग्राफ तो हम लोग ने अंदर बहुत सारी रखी है, फ्रंट पेज कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, कुछ अलग हो। और तुमने मुझे लगता है कि तुम आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, और काफी गहराई से चीजों को देखते हो। उसकी वजह से तुमने भी हम लोगों के साथ रहते हुए चिकित्सा की कई सारी चीजों को गहराई से समझा है और देखा है, उनके भावों को, उनकी चीजों को। तो वो चीज, क्योंकि तुमने उनको ग्रहण किया और उनको समझा, तो शायद जब तुमने चित्र बनाया तो वो उस चित्र में उतार पाए, तुम उस चीज को तुम उतार भी पाए। मुझे लगता है कि इस चित्र का फाइनल रूप आने में काफी वक्त लगा था। तुम शुरुआत में कई सारे स्केचेस बनाकर लाते थे, मैं कहता था कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं लग रही, इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब तुम जो लाते थे वो अपने आप में अच्छा लगता था, लेकिन वो जो चीज हम इसके लिए चाह रहे थे, कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज नहीं बैठ रही थी, वो नहीं आ पा रही थी। पर तुमने अपना प्रयास जारी रखा। एक कलाकार के लिए आसान नहीं होता जब उसको कहा जाता है कि नहीं ये चित्र इसके लिए अच्छा नहीं है, तो उसको मन में लगता है कि अच्छा, निराशा तो जरूर होती है, लेकिन फिर भी तुमने अपना प्रयास जारी रखा और अंत में तुम वो चीज बना करके लाए जो चीज हम लोग चाहते थे। और इसमें एक ओटी का चित्र है, बहुत ही बखूबी उभर करके आया है। हालांकि ओटी में, रियल ओटी में इस तरीके से नहीं होता, लेकिन ये उसका एक रिफ्लेक्शन है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भाव, इसके चेहरे के, सब कुछ बहुत अच्छे आए हैं। उसके अलावा हर फोटो की अपनी एक कहानी होती है, ये बात सच है। हम लोगों ने इसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, हमारे कई कोलीग्स थे, हमारे, मतलब मैं नाम तो यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि किनका किनका नाम लूं और किनका छोड़ूं वाली बात है। इतने सारे लोग थे। इस बुक के अंत में हम लोगों ने अपनी टीम के मेंबर्स को थैंक्स बोला है और उनका विवरण है, उनके बारे में सब कुछ है। तो कई सारे लोग थे, कई सारे हमारे मेरे स्टूडेंट्स थे हम लोगों के इंस्टीट्यूट के,
उन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, जिसको जितना समय मिला, जिससे जो जितना हो पाया। इसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे इस बुक में जो लोगों ने लिखे। हर फोटोग्राफ्स के लिए कुछ फोटोग्राफ्स रैंडम ली हुई हैं, स्पॉन्टेनियस ली हुई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स के लिए मुझे चीजें क्रिएट करनी पड़ती थी, वहां पर चीजें मैनेज करनी पड़ती थी, क्योंकि हर जगह आप ओटी में, आईसीयू में, वार्ड में जाकर के ऐसे फोटोज नहीं ले सकते। तो कई बार चीजों को थोड़ा बहुत हम लोग को 2 दिन 3 दिन पहले जाके प्लानिंग करनी होती थी कि यहाँ पर आके आज फोटोग्राफी करेंगे, ऐसी चीजें लेंगे। तो स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, उनको मोबिलाइज करना, वहाँ के स्टाफ, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स सबको कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को 2 से 3 साल तक लगभग करनी पड़ी, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है और उसकी सारी चीजों को इसमें समाना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेशन इस बुक में हो जाए। और हर फोटो के पीछे, जैसे तुमने कहा कि एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है। अब जब मैं हर फोटोज को देखता हूँ तो मुझे याद आती हैं वो कहानियां। और तो ऐसे करके कई लोगों की मेहनत की वजह से, कई लोगों के सहयोग की वजह से ये हम पूरी की पूरी पुस्तक एक तैयार हो गई। और इस पुस्तक में मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिसने इस पुस्तक में सबसे ज्यादा समय दिया अपना मेरे साथ। वो बुक के जो कंप्यूटर पे डिजाइनिंग का काम था, माने दीप्ति बैनर्जी, उसने बहुत ज्यादा इस बुक में अपना योगदान दिया डिजाइनिंग में, बुक की डिजाइनिंग में। हमारे साथ बैठ करके वो जैसे मैं चाहता था, जैसे सोचते थे, मतलब कई बार हमने बदला, कई बार एडिटिंग के लिए बुक करीब 40 से 50 बार अपना इस ग्रुप बदली, चीजों को कैसे समाना है, क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, इसको आगे करना, पीछे करना, ये फोटो की जगह वो फोटो लगाना, आर्टिकल करना, ऊपर नीचे करना। मैंने कई बार, फिर जब बुक प्रिंट होने के लिए हैदराबाद गई तो प्रिंट होने के बाद भी फाइनल जो प्री प्रिंट फाइनल पीडीएफ होता है, उसमें बनने में भी बहुत बार चेंजेस हुए बुक्स में, बुक की एडिटिंग में। तो ये सारा काम उसने बहुत धैर्य के साथ किया और बहुत अच्छे से किया। फिर बुक हम लोग के हैदराबाद में प्रिंट हुई। ये पूरी पूरी प्रक्रिया लगभग 3 साल की थी। जब से बुक के ऊपर काम करना चालू किया, शुरुआत में मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग पहले दिन बैठे थे बुक के डिजाइन के ऊपर। तो एक छोटी सी डायरी लेकर के मैं बैठा था और उसमें मैं लिख रहा था कि बुक में क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। तो तब से लेकर के आज तक, उस दिन 2-3 पन्नों में उसको लिखा था कि ये पॉइंट्स होने चाहिए बुक में और ऐसे बुक बनाने का है। पर तब से लेकर के 3 साल के दौरान इसके बहुत रूप बदले। वो जैसे किसी की भी चीज की विकास की प्रक्रिया होती है, खूब रूप बदलता है ना। जैसे एक वो एम्ब्रियो से स्टार्ट होकर के एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जितने रूप बदलते हैं, तो वैसे ही हर चीज के विकास में अपने अपने अलग अलग स्टेप्स होते हैं। और इस बुक के पीछे एक भगवत गीता का एक श्लोक है। भगवत गीता के हर श्लोक अपने आप में ज्ञान के पूरे महासागर हैं। तो एक श्लोक को मैंने इस बुक के पीछे कोट किया है। वो भगवत गीता के अध्याय 3 से है, जिसमें कि श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल आवर क्रिएटिव एक्टिविटीज, श्लोक संस्कृत में है ऊपर लिखा हुआ, मैं उसका इंग्लिश रूपांतरण बता रहा हूँ। द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल आवर क्रिएटिव एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल फिनोमिना एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। माने हमारे जो भी हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं वो एक्चुअली इसलिए होती हैं क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिना है, जो हमारे चारों ओर चीजें हो रही हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे पर्यावरण में जो चीजें घटित हो रही हैं, वही हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज की तरह निकल करके बाहर आती हैं। तो हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज की जो जड़ है वो हमारे चारों तरफ घटित होने वाली चीजें हैं। However, a man with a pride and foolish temperament claims that he is responsible for it. फिर आगे लिखा इन्होंने, मैंने श्री कृष्ण जी ने आगे अर्जुन को बताया कि however, a man with a pride and foolish temperament claims that he is responsible for it. लेकिन एक इंसान जिसको कि घमंड होता है या उसमें पागलपन सवार होता है, वो ये सोचता है कि वो उसने किया, कि वो जो सृजन हुआ, वो जो क्रिएटिव एक्टिविटी की, वो उसने की। जबकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, वो उसने नहीं की, वो उसके चारों ओर जो इन्वायरमेंट है
उसकी वजह से वो चीज हुई। बिल्कुल, वो तो सिर्फ एक माध्यम होता है, माध्यम भर होता वो है, एक लेकिन जो माध्यम, प्रेरणा मिलती है बिल्कुल वो वातावरण से मिलती है। बिल्कुल, वो एक माध्यम होता है और मैं इसको हमेशा ऐसे समझता हूँ कि हम लोग सब एक माध्यम है। माने एक प्रकार से हम लोग सब एक ब्रश हैं, पेंट ब्रश हैं, और ब्रश से जो पेंटिंग है, पेंटिंग बनाने वाला चित्रकार एक है, कोई और है, एक चित्रकार है, और हम सब ब्रशेज हैं। तो अब जैसे भी जिस ब्रश को वो जिस तरीके से यूज करना चाहे और उस तरह से यूज करके उससे पेंटिंग बना दे, तो जो हम लोग फिर पेंटिंग तो हमको लगता है कि हमने पेंटिंग बनाई, जबकि बनाने वाला कहीं कोई और होता है। हम लोग ब्रश की तरह यूज किए जाते हैं, हम लोग ब्रश की तरह माध्यम बन के यूज होते हैं। क्या बात! बिल्कुल से जब आप कई विधाओं को बहुत ही करीबी से और बहुत ही गहराई से देखते हैं, तो आपकी जो विनम्रता है, जो आपकी एक सोच है उसके प्रति, अपनी कार के भी प्रति, तो वो और ही बढ़ जाता है और हमारे काम में हमारी श्रद्धा हो जाती है कि जो हो रहा है, वो ईश्वर ही कराता है। और मुझे लगता है कि ये सभी के लिए आवश्यक है, हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो अपने कार्य में लीन है। अ, इसके साथ में एक और सवाल उठता है डॉक्टर साहब की, ये जो पुस्तक है, वो जो नए छात्र हैं, जो मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कैसे वो प्रेरित करेगा? और वो यदि लेना चाहते हैं इसको, तो वो कहाँ से लें और कैसे इस तक ये पुस्तक कैसे लोगों तक पहुँचे? इसके बारे में आपकी कोई प्लानिंग या कुछ ऐसे विचार? देखिए, जो नए छात्र मेडिकल की लाइन में आना चाहते हैं, जैसा आपने ठीक ही बोला कि ये पुस्तक उन लोगों के लिए भी काफी अच्छी है, क्योंकि ये एक प्रकार से उनको अपना भविष्य दिखाती है। और जब इस पुस्तक के माध्यम से वो एक अपने आप को एक सुंदर भविष्य पाएंगे, तो वो उसमें और अपने मन से, दिल से, अपनी जान लगा करके उस चीज को पाने की कोशिश करेंगे। तो जो मेडिकल के छात्र तैयारी कर रहे हैं, वाकई में जो पुस्तक उनके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, इससे उनको इंफॉर्मेशन तो मिलेगी कि आगे क्या क्या मेडिकल में कोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या ब्रांचेस हो सकती हैं, कैसे काम करना पड़ता है, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है। इन सब सारी चीजों की इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही, साथ साथ में उनको प्रेरणा भी मिलेगी, उनको साथ साथ में इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि हाँ, मेडिकल के फील्ड में जा करके आगे जाने पर हमारी ये लाइफ हो सकती है, हमारी ये जिंदगी हो सकती है। तो उससे उनको प्रेरणा भी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। इस पुस्तक को पाने के लिए आप लोगों को दक्ष, जिनको भी ये चाहिए, हम लोग ने एक चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक संस्था बनाई, एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम है दक्ष। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको, उनमें हम लोग जो डिफरेंट उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ावा दें। उनको हम लोग कई सारी और चीजों में, जैसे नेचर वॉक्स हो गया, या फिर आपका आपको आवाज आ रही है मिठाई लाल? जी, मिठाई लाल, आवाज आ रही है साथ हाँ, से? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। असल में शायद आप तुम, जारी आप जारी हाँ, रखिए। वो थोड़ा ध्यान भटक रहा था मेरा भी। जी, जी, जी। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि जैसे हम लोगों ने जो दक्ष करके जो संस्था बनाई है, तो उससे हम लोग जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज को प्रोत्साहन करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए उनको नेचर वॉक हो गया, हेरिटेज वॉक्स हो गया, डिबेट्स हो गए, फोटोग्राफी क्लब, डांस क्लब, ट्री प्लांटेशंस, तो ये सारी चीजों में उनको प्रोत्साहन करते हैं। छोटी हम लोग कई सारे इंस्टीट्यूट के ऊपर पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने बहुत सी छोटी छोटी मूवीज भी बनाई। जो इंस्टीट्यूट की जो चीजें होती हैं उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करके, जो इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज होती हैं, तो उससे अब आईएमएस के बारे में यदि कोई गूगल में देखता है, सर्च करता है, तो उसे बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी देखने मिलते हैं। इसके पहले जो आईएमएस के बारे में अगर हम लोग वीडियोस देखते थे, माने ये चीज दिमाग में इसलिए आई क्योंकि मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले जब मैं आईएमएस के वीडियोस अगर गूगल पे सर्च करता था, तो ज्यादातर वीडियोस वही नेगेटिव वीडियोस आते थे कि आज ये मारपीट हुई, आज अस्पताल में ये दिक्कत हुई, आज स्टूडेंट्स और छात्रों के बीच में ये मारपीट हुई, स्ट्राइक हुई। तो यही सारी बातें होती थी, जो कि ठीक है, वो भी अपने आप में एक सच है, पर सिर्फ नेगेटिव चीजों को दिखाना भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। तो गूगल में लेकिन आईएमएस वीडियो के वीडियोस के नाम पर यही नेगेटिव चीजें ज्यादा भरी हुई थी। तो वहां से हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम लोग जो आईएमएस में अच्छी चीजें होती हैं उनके ऊपर वीडियोस बना करके
यूट्यूब पे डालना चालू करें। धीमे धीमे करते करते आज दक्ष के ऊपर आईएमएस के लगभग 200 से ज्यादा वीडियोस आ गए हैं। और 200 वीडियोस में अगर अब जब मैं गूगल पे आईएमएस वीडियो सर्च करता हूं तो अब शुरुआत के जो 10 हैं वो पॉजिटिव चीजों के आते हैं। किसी भी जगह में अब आईएमएस में भी आज 10 में से 9 बहुत अच्छी चीजें ही हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, है ना। ठीक है, जो त्रुटियां हैं, जो जो खराबियां हैं जो हो रही हैं, उनको अपना सिस्टम उनको दूर करने की लगातार कोशिश करता रहता है ना। पर जो अच्छी चीजें हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहन दें और लोगों तक उसको लेकर के भी जाएं। तो दक्ष के माध्यम से हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की जो एक तरीका होता है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास कितना सफल हो पाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो भी हो सकता है, जितना भी वक्त निकाल सकते हैं, वो निकाल करके इसके में प्रयास करते हैं। और ये पुस्तक लेने के लिए जो ईमेल आईडी है वो आप नीचे लिख सकते हो, daksh.imsbhu@gmail.com है, daksh.imsbhu@gmail.com। इस पे हमको मेल करना होगा, हम लोग को संपर्क कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उनको मैं डाल दूंगा, तो हाँ हाँ पड़ा रहेगा, वहां से वो संपर्क कर सकते हैं जी। बहुत ही उपयोगी सर, और मैंने देखा खुद, क्योंकि किसी भी संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने छात्रों के बहुमुखी प्रतिभा के लिए सजग रहे। और मुझे लगता है, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसीलिए की थी कि यहाँ का जो छात्र है वो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हो, और जब वो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होगा तो उसका चरित्र मजबूत होगा और वो पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना सकेगा, सम्मान के साथ में वो जी सकेगा। और दक्ष की जब बात आप कर रहे हैं तो मैं भी देखता हूँ, कई बार हम लोग जब फैकल्टी जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज का जो रास्ता है वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, मधुबन में निकलते हैं तो वैसे ही तिरछे चले जाते हैं, तो देखते हैं एक अलग फीलिंग आती है। कई बार बच्चे जब आप लोग का जो वार्षिकोत्सव होता है, इलेक्शन हो गया, उसके साथ में स्पंदन हो गया, तो उन सब में भी बच्चे तैयारी करते रहते हैं और एक से एक टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे हैं। योगा की क्लासेस भी अब शुरू हो गई हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग्स भी करते हैं, और मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि जब मैं पेंटिंग्स की क्लास में जाता था तो मैं लगता था मुझे कि मैं फाइन आर्ट्स में ही हूँ। बच्चों के अंदर में इतनी कलाकारी भरी होती थी, रंगों का ज्ञान, उनको एक बार बता दीजिए तो। और मुझे याद है कि 100-200 पेंटिंग्स पूरी तैयार हो गई थी वहां पे, अभी भी सुरक्षित हैं, लॉकडाउन की वजह से फिर वो नहीं चल पाई। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो ये दर्शाती हैं कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जब सजग हैं, जो पूरा पराक्रम है वो तो उन्हीं के बनाने के लिए काम किया जाता है। मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो अगर वो सुरक्षित होंगे, वो मजबूत होंगे, उनके जो विचार हैं वो दृढ़ होंगे, तो वो आगे जाकर के वो लोगों को भी प्रेरित करेंगे और उसका जो वाइब्रेंट है, उनका जो वाइब्रेंट है वो हर जगह फैलेगा पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है और ऐसा सभी संस्थाओं को करना चाहिए, जितनी भी भारतीय संस्थाएं हैं, खासकर चिकित्सा विज्ञान संस्थान तो हैं ही, विश्वविद्यालय में भी ये चीजें होनी चाहिए। तो एक ये आइडियल है, एक ये प्रारूप है, जो लेजेंडरी ड्रीम जो बुक आई है वो एक ये कहा जा सकता है कि एक ये आगाज है, और फिर उसके बाद में लोगों के बीच में ये सकारात्मक भावना, ये जो अपने छात्रों के प्रति कुछ करने की जो भावना है वो विकसित हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपने बहुत ही, क्योंकि शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत जो होती है वो बहुत ही खास होती है, और जब वो एक बार शुरू हो जाती है चीजें तो उसका सिलसिला फिर वो चलती रहती है, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। और अब चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए, या नई पीढ़ी जो आ रही है इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में वो जा रहे हैं, तो उनके लिए आप, क्योंकि आपका अनुभव बहुत ही अधिक है और मुझे लगता है कि आपकी जो दृष्टि है वो कला और विज्ञान दोनों की है, तो दोनों दृष्टियों से आप संपूर्ण रूप से किसी चीज को देख पाते हैं। और उस दृष्टि से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ नई पीढ़ियों के लिए कुछ अगर कहना चाहें तो। देखो, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर के जो कलाकार होता है, हर इंसान के अंदर कलाकार होता है जी।
उसे हमेशा जीवंत रखना चाहिए, उसे कभी मरने नहीं देना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दिल और दिमाग, हमें दिमाग से भी सोचना चाहिए, दिल से भी सोचना चाहिए, है ना? सिर्फ बिल्कुल। दिमाग से ही नहीं सोचना चाहिए। उसी प्रकार से जिंदगी सिर्फ विज्ञान से ही नहीं बनती है। जैसे जीने के लिए, माने हम लोग कई बार नहीं कहते जब दिल और दिमाग में कंफ्यूजन हो तो दिल की सुनो, सुनो। है ना? तो बिल्कुल। उसी प्रकार से हमें लगता है कि विज्ञान और कला भी है। जैसे दिमाग और दिल दोनों से अलग अलग नहीं है, उसी हिसाब से विज्ञान और कला भी दोनों से अलग अलग नहीं है। इन्हें अलग अलग सोच करके जो देखा, हम लोग कई बार सोचते हैं कि विज्ञान का छात्र है, ये कला का छात्र है, तो कला का छात्र विज्ञान नहीं समझ सकता। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप हार्ट की सर्जरी करते हैं, तो आप कला की बात कैसे कर सोचते हैं, या आपके अंदर कलाकार की बातें कैसे आती हैं? तो कितना अंतर है दोनों चीजों में। जबकि अंतर नहीं है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो कैसे अंतर है? क्या डॉक्टरी में आर्ट नहीं है? हम लोग की सारी चीज बेसिकली कला ही तो है। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें हम लोग मरीजों के तकलीफों के बारे में सुनते हैं, उसे भी हमारे टेक्स्ट बुक में भी आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग बोला जाता है, क्या? साइंस ऑफ हिस्ट्री टेकिंग नहीं बोला जाता। आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, कि कैसे मरीज से हिस्ट्री लेनी है, वो भी एक कला है। क्या सर्जरी कला नहीं है? सर्जरी तो पूरी तरह से कला है। सर्जरी का विज्ञान भी है और फिर कला है। आप उस विज्ञान को पढ़ने के बाद में जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो कला है। जब आप ऑपरेशन थिएटर में पूरी टीम, जब वो एक प्रकार का ऑर्केस्ट्रा है, एक प्रकार की म्यूजिक है। जब आप टीम पूरी ऑपरेशन थिएटर की अगर आप टीम को देखेंगे, जब वो पूरी टीम काम करती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, 10, 15, 20 लोगों की टीम हो सकती है। उसमें सर्जन होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं, एनेस्थीसिया वाले लोग होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ होता है, ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, मतलब कई सारे लोग होते हैं। तो वो सारी टीम जब काम करती है, उस टीम का कोई भी मेंबर यदि ठीक से काम अपना ना, तो वैसी ऑर्केस्ट्रा भी वही होती है ना। ऑर्केस्ट्रा में यदि 10 तरह के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और एक भी इंस्ट्रूमेंट इधर से उधर बजा, तो सुनने वाले को पकड़ में आ जाता है कि ये चीज वहां गड़बड़ हो गई। बिल्कुल। तो वो भी एक प्रकार से ऑर्केस्ट्रा है और वो एक म्यूजिक है। यदि वो चीज ठीक से ना चले तो उसमें जो, उसको देखने वालों को भी समझ में आ जाएगा और जो कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगी कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो संगीत, हर चीज में संगीत है। माने हर कार्य एक प्रकार से अगर अच्छे से किया जाए तो वो संगीत का ही रूप है। कला और विज्ञान को कभी भी हम लोग सेपरेट करके नहीं देख सकते और देखना भी नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। उन दोनों को आप अलग अलग कभी नहीं कर सकते। एक वृक्ष की दो शाखाएं हैं दोनों, और दो शाखाएं भी नहीं है, नीचे जाकर के वो एक ही हो जाती है। एक हो जाता है। बिल्कुल। नीचे जाकर के एक हो जाती है। सो साइंस में आर्ट है, और आर्ट में अगर आप देखेंगे तो साइंस है। तुम्हारा सब्जेक्ट भले ही आर्ट है, तुम डिग्री आर्ट की पा रहे हो, पर क्या उसमें साइंस नहीं है? उसमें तो कितना सारा विज्ञान है। और वैसे विज्ञान में कितना सारे कला है। अलग कहाँ है? मुझे तो कहीं से अलग नहीं दिखाई देती। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि अलग नहीं है, और अपने अंदर के कलाकार को कभी नहीं मरने देना चाहिए। अपने दिल की आवाज को कभी नहीं दबने देना चाहिए। जो आपके दिल की आवाज है उसकी हमेशा सुनो। आपका दिल की जो आवाज होगी, ठीक है, विज्ञान उसको, विज्ञान विज्ञान की तरह से सोचोगे तो दिल का कौन सी आवाज देता है? सब सोचेंगे कि दिमाग ही तो बताता है हमको, दिल कहाँ सोचता है, दिल कहाँ करता है। लेकिन नहीं, अब वो ठीक है, वो विज्ञान की बात अलग है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आ, आ, एक जो कलात्मक पक्ष होता है, उसको भी अगर अपने अंदर आप जीवित रखोगे तो आप अपने दिल की आवाज जरूर सुन पाओगे। तो आने वाली पीढ़ी और से, और हम सब से, मतलब हम, मुझे अपने लिए भी, मैं अपने आप को भी रोज यही कहता हूँ कि नहीं, हम, मेरी जो हॉबीज हैं, जो मेरे जो और शौक हैं, उनको भी मुझे जिंदा रखना है। यदि आप उनको जिंदा नहीं रखोगे और सिर्फ अपने काम 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 में भागते रहोगे, तो फिर आप काम अपना कभी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अच्छे से काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी हॉबीज को भी जिंदा रखो, आप अपनी हॉबीज के साथ वक्त गुजारो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताई जा सकती हैं, जो की जा सकती है। मैंने, मुझे एक अपने, मैंने उस पर एक छोटी एक बुक भी लिखी है, वो ई बुक के रूप में है, बियॉन्ड लेक्चर थिएटर। और मैं स्टूडेंट्स को एमबीबीएस में क्लास में ये बातें कई बार बताता हूँ कि बियॉन्ड लेक्चर थिएटर माने लेक्चर थिएटर के बियॉन्ड की बातें, उसके बाद की बातें। उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है जो यूट्यूब में मेरे चैनल पे लोग देख सकते हैं,
कि उसमें मैंने यही बातों पे चर्चा की है कि हम इन लोगों को और किन चीजों पे, क्योंकि जैसा जैसा तुमने बताया ना कि यूनिवर्सिटी की जो कल्पना थी वो यही थी कि इसमें आपका सर्वांगीण विकास हो। आप सिर्फ एक क्षेत्र के महाराज महादेव, वो तो जिस क्षेत्र के आप पढ़ाई करने आए हो उसमें तो आपको पारंगत होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उसी में पारंगत ना रह जाओ, आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अदरवाइज आपकी लाइफ जो है ना वो सार्थक कभी नहीं हो पाएगी। जिंदगी को यदि सार्थक बनाना है तो, और यूनिवर्सिटी आपको दिखाता है, जैसे ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जब आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि देखिए कितनी और विधाएं हैं, कितनी और चीजें हैं, कितने और पारंगत लोग हैं। आप अपने आप में ही सिर्फ महान और पारंगत नहीं, तो जैसे जब हम लोग किसी ऐसी जगह में काम करते हैं जहां पर कि सिर्फ आपकी फील्ड के लोग होते हैं तो धीमे 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 आपको लगता है कि जो है सब हम ही हैं, जो है सब हम ही कुछ हैं। लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी में देखते हो तो आपको लगता है ये कर सकता है जो आप नहीं कर सकते, ये कर सकता है जो तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। अब आप म्यूजिक कॉलेज में चले जाओ, आप आर्ट्स में चले जाओ, आप साइंस में चले जाओ, या आप किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी जगह चले जाओ तो आप वहां देखोगे यहाँ तो ये छात्र भी ये कर रहा है और ये तो मैं प्रोफेसर होके भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ये एक एहसास होता है कि कितनी चीजें हैं, मतलब अगर आप जानते एक हो तो लाखों ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हो। तो ये चीज आपको माने मुझे लगता है कि आपको धरातल पे रखने का काम करती है। तो मैं सभी से जो छात्र हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि जमीन पे चलना ज्यादा अच्छा है। वो एक कहावत भी है ना कि जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो और आसमान पे जितना ऊपर उड़ते हो, जमीन पे रहने वाले के लिए आप उतने ही छोटे होते जाते हो। क्या बात है। बिल्कुल। तो ये बात सिर्फ उस चिड़िया के लिए सच नहीं है, हम सब के लिए सच है। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हॉबीज को अपने जिंदगी में, अपने जीवनचर्या में समय देना चाहिए, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी चाहिए, और कला को अपने जीवन के क्षेत्र, अपने जीवन में किसी भी रूप में जरूर जिंदा रखना चाहिए। और स्वस्थ जो स्वास्थ्य है वो जिंदगी में सबसे पहला नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारा जो अपना स्वास्थ्य है वो सबसे नंबर 1, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर पाएंगे, और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए हम सबको, हम सब के लिए अपनी जिंदगी। बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो जो आपका हार्ट है वो आपका स्पंदित होगा, और आपके अंदर में जो भावनाएं हैं वो सकारात्मक आएंगी, और आप चीजों को महसूस कर पाएंगे, बहुत ही गहराई से महसूस कर पाएंगे। और यकीनन आपने बहुत ही बड़ी एक बात कही डॉक्टर साहब की, जो हमारा स्वाभिमान है वो होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं आना चाहिए। कुछ पंक्तियां, जैसे 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही कि अभिमान को आने मत दो, अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने जाने नहीं में देगा और स्वाभिमान कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। तो ये बात होती है कि किसी एकदम ठीक बात है। में, और दोनों में बहुत ही कम अंतर होता है, लेकिन दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं वो एकदम डिफरेंट है। स्वाभिमान अभिमान आप में भी फील हो जाएगा कि आपके अंदर स्वाभिमान है कि अभिमान है। जैसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। जब आप सोचते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ तो वो अभिमान हो गया, और जब आप सोचते हैं कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कहीं पे कोई, जैसे आपने बताया कि गीता का भी उपदेश है कि आप सिर्फ माध्यम होते हैं, प्रेरणा हमें अलग अलग चीजों से मिलती है, तो वो हमारा स्वाभिमान होता है। बहुत ही उपयोगी चीजें निकल करके सामने आई डॉक्टर सिद्धार्थ लोखोटिया जी, और आपका प्रकृति के प्रति भी बहुत ही लगाव है। मैं देखता हूँ कि आप हर साल बहुत सारे वृक्षारोपण करते हैं, और कितना भी व्यस्ततम समय हो आपका, लेकिन आप नेचर के लिए जरूर समय निकाल लेते हैं। और आज के समय में क्या है कि प्रकृति की, नेचर की बहुत ही क्षति हो रही है, और हम आधुनिक युग में तो जी रहे हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति में जो हमारी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हम उसके प्रति या तो लापरवाह हुए हैं, या तो हम उस जीवन शैली में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें इसका भान भी नहीं हो पाता है। तो चलते चलते 2 शब्द आप इसके बारे में कुछ कहें। प्रकृति के बारे में क्या कहें, हम सब प्रकृति से ही उपजे हैं और प्रकृति में ही समाहित होना है।
प्रकृति ही हमारा घर है। और अगर आप ऐसे देखो तो प्रकृति ही ईश्वर का साक्षात रूप है। जी। ईश्वर प्रतिबिंब हमारे चारों ओर जो होता है वो प्रकृति के रूप में तो ये होता है। बिल्कुल। प्रकृति जो चारों तरफ है वो है क्या? वो एक प्रकार से ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, और हम उसी को नष्ट कर रहे हैं। और हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो पुरानी बातें हैं, हमारे जो जो अ, अ, जो हमारे बड़े बुजुर्गों की जो बातें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो सब प्रकृति की सेवा करना बताते हैं, प्रकृति की रक्षा करना बताते हैं, प्रकृति की इम्पोर्टेंस बताते हैं, और बताते हैं कि प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है। आप नहीं। अब पता नहीं हम लोग क्यों प्रकृति के पीछे ही पड़े हैं। तो प्रकृति अगर नहीं रहेगी तो हमारी अगली पीढ़ी हमसे यही सवाल पूछेगी, वो हमको कटघरे में खड़ा करेगी, वो हमें अपना हत्यारा मानेगी। बिल्कुल। तो हम क्या उनसे ये सवाल सुनने के लिए इतनी हिम्मत रखते हैं कि आपने जानबूझ करके भी हम लोगों की, हमारी पीढ़ी की हत्या क्यों की? तो प्रकृति तो हमारी सबसे, मतलब इसको कहें ना कि हमारे सारे एक्शंस, हमारे जो सारे कार्य हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसमें कि प्रकृति का पूर्ण रूप से सामंजस्य हो, प्रकृति का कहीं कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। प्रकृति को हमें वापस से ईश्वर की तरह देखने की जरूरत है। प्रकृति को हमें वापस से ये समझने की जरूरत है। और ये मतलब समझने क्या, हम सब जानते हैं यदि प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं, यदि प्रकृति खत्म तो हम भी खत्म, ये सब तो हम लोग जानते हैं। लेकिन बस वही हमारी अंधी दौड़ है, अंधी दौड़ में हम सब दौड़े जा रहे हैं और उसमें प्रकृति का विनाश होता जा रहा है। तो हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग खासकर वृक्षारोपण के ऊपर तो जरूर बहुत प्रयास होना चाहिए। और अपनी जिंदगी में यदि हर इंसान 2 3 4 पेड़ भी लगाए और उसका संरक्षण कर सके और उसको बड़ा कर सके, तो मेरे ख्याल से इस धरती का पूरा रूप बदल जाएगा वापस से। पूरी धरती हरी भरी हो जाएगी यकीनन। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स इसमें हैं जो नेचर के प्रति बहुत ही काम कर रहे हैं। इसमें विभा वैद्य जी भी हैं जो प्रकृति के लिए बहुत काम कर रही हैं, और आपकी बातों से वो लिख रही हैं, वो प्रेरित हैं। और सुनील कुमार मौर्य जुड़े हैं, शुभम कबीर हैं, नेहा शाह और अनीता कुमार जी जुड़ी हैं जो नेचर से बहुत ही प्रेम करती हैं। आप पुणे से हैं, मैं और आप अक्सर पोस्ट में दिखता है। तो मुझे लगता है कि कुछ सजग लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक लगाव जो है नेचर के प्रति वो कम होता जा रहा है। वो क्या है उसका कारण, उस पर गहन चिंतन की जरूरत है, और आपकी बातें सभी को प्रेरित करेंगी। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण शाम रही है डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व से बहुत सारे लोग सीखेंगे, हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हम सभी को आज फोटोग्राफी, विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर। और आप यूं ही लोगों को प्रेरित करते रहे और लोगों के जीवन में खुशी भरते रहे, लोगों के दिलों में जो है वो सकारात्मक और सुंदर स्पंदन जो है, जो संवेदनाएं हैं वो समाहित करते रहे, और पूरा संसार ऐसे ही चलता रहे। और चलते चलते मैं कहूंगा कि जीवन में रंग भरने वाले, जीवन में रंग भरने वाले, सुख दुख में संग चलने वाले, कहीं अंधेरा ना रह जाए, कहीं अंधेरा ना रह जाए, दीपक बनकर जलने वाले, दीपक बनकर जलने वाले। मन ऐसे में डोल रहा है, क्या क्या आज लुटाएं हम, इस निश्चलता का हे प्रभु, कैसे मोल चुकाएं हम, कैसे मोल चुकाएं हम। यकीनन जो आपकी उपस्थिति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही सारगर्भित आपकी बातें थी। और हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे शिक्षक, डॉक्टर्स, कलाकार हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद मिताएगा।